गुड मॉर्निंग क्लास। ये वीडियो 7th क्लास के बच्चों के लिए है। अच्छा बच्चों, हम रीड कर रहे थे चैप्टर प्रजातंत्र का विकास। आज हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हमें अनेक जैसे राष्ट्राध्यक्ष स्वरूप वाली सरकार, तानाशाही सरकार, संघीय सरकार, अन्य सरकार के बारे में रीड कर रहा है। आज हम केंद्रीय कृत स्वरूप वाली सरकार और इसके लक्ष्य क्या लक्षण हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीयकृत सरकार इस प्रकार की स्वरूप वाली सरकार में सरकार की सभी शक्तियां एक केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, अर्थात समूचा राष्ट्रीय क्षेत्र एक सत्ता के स्रोत यानी केंद्रीकृत स्वरूप में शासित होता है। जैसे कि हमारे देश में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दो स्तर वाली सरकार है, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं उनमें क्या है, केंद्र स्तर वाली ही सरकार होती है। सारी शक्ति क्या होती है, जो केंद्र सरकार होती है उसके हाथों में निहित होती है। इसमें अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र सरकार उसके द्वारा बनाई गई सरकारी शक्तियों को विभिन्न इकाइयों में हस्तांतरित करती है। ये इकाइयाँ तभी तक वह शक्तियाँ प्रस्तुत कर सकती है जब तक वह केंद्र की ऐसी इच्छा हो। इस प्रकार सरकार का उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन की सरकार है। इस प्रकार की सरकार, ये जो केंद्र स्वरूप वाली सरकार क्या है, जो हमारे जो ब्रिटेन है वहाँ पर केंद्रीकृत वाली सरकार है। वहाँ की जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार होती है, उसके हाथों में निहित होती है। और संघीय स्वरूप वाली सरकार और इसके लक्षण, इन दोनों प्रकार की सरकारों की शक्तियाँ संघीय संविधान के द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं। इस प्रकार से इकाई अथवा राज्यों की सरकारी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। हमारे भारत में क्या है, संघीय स्वरूप वाली सरकार है। इसमें क्या, केंद्र और राज्यसभा के हाथों में शक्ति निहित होती है। जो लोकसभा जो राज्यसभा को शक्ति देती, तो राज्य सरकारें क्या है, उनका प्रयोग करती है। इस व्यवस्था के लिए लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। हमारा जो भारत देश उसमें कैसा संविधान है, लिखित संविधान है, लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें क्या है, मौखिक संविधान है, जिससे केंद्रीय सरकारें राज्य सरकार की इकाइयों और कार्यों के मध्य कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। उनका कोई मतलब संघर्ष या झगड़ा नहीं होता। उनके जो कार्य होते हैं वो लिखित होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, संघ सूची, राज्य सूची पढ़ेंगे हम 7th क्लास में। अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे जो केंद्र संघ सूची के विषय कौन सी सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषय कौन सी सरकार के हाथों में होते हैं बनाने के लिए। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका और इस प्रकार की जो लोकसभा और राज्यसभा होंगी तो इसके लिए एक निष्पक्ष कार्यपालिका भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब इनमें कोई भी झगड़ा जो उनकी सुलह क्या है, कार्यपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। जिससे कोई भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के मध्य समस्या उत्पन्न होती है तो उसको शांति से सुलझाया जा सके। भारतीय संविधान इस बारे में दोनों ही स्वरूप वाला है, अर्थात एक तरफ तो एकीकृत है और दूसरी तरफ यह संघीय भी है। लेकिन फिर भी केंद्रीय सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई। इससे देश की एकता और अखंडता क्या है, सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत। प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक, प्रजातंत्र में वास्तविक शक्ति लोगों तथा जनता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो प्रजातंत्र में जो वास्तविक शक्ति है क्या लोगों के हाथ में होती है, वो अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। वे अपनी सरकार का चुनाव करते, उनके कार्य प्रणाली की निगरानी करते हुए उनकी अपने मतों की शक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार वह चुनाव के द्वारा उन्हें हटा भी सकते हैं। इस प्रकार की स्वरूप वाली सरकार में चुनाव समयबद्ध तरीके से होता है। जैसे कि भारत में हर 5 वर्ष बाद क्या है, चुनाव होते हैं। हमारे देश में हर 5 वर्ष चुनाव का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनता को सर्वव्यापी स्वरूप या वैश्विक मतदान का अधिकार होता है। अच्छा, मतदान का अधिकार कितने वर्ष के बाद वोट डाल सकता है नागरिक? 18 ईयर के बाद क्या है, मत देने का अधिकार है नागरिक को। प्रत्येक वैसे नागरिक को मत देने का अधिकार है, चाहे वह किसी जाति का, धर्म का या भाषा का हो। प्रत्येक भारत का जो नागरिक है उन्हें क्या है, मत डालने का अधिकार है।
निर्वाचित सरकार संविधान के दायरे के भीतर अपना कार्य करती है। अधिकांश मामलों प्रजातांत्रिक और राष्ट्र लिखित संविधान द्वारा होता है। सरकार की शक्ति सरकार के तीनों अंगों में विभाजित होती है, कितनी विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की निहित सत्ता को स्वरूप में क्या है निर्दिष्ट किया जाता है। कारणवश इनके मध्य कोई मतभेद होने की गुंजाइश नहीं होती। जो विधायिका हमारी संसद बनाती है और क्या है जो कानून पास होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है, नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए। एक राजतंत्री राष्ट्र में समानता, वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। वे ही एक प्रजातंत्र के आवश्यक सिद्धांत होते हैं। प्रजातंत्र ही समाज के कमजोर वर्ग और जनता के निर्बल वर्ग को संरक्षण प्रदान करता है। जनता अथवा लोगों के मूलभूत अधिकार को प्रजातंत्र में ही भोग सकते हैं। अच्छा, प्रजातंत्र के विशिष्ट गुण, अब इसके गुण कौन कौन से उसके बारे में हम रीड करेंगे। प्रजातंत्र के अनेक विशिष्ट गुण है, जैसे कि समानता का अधिकार, इक्वलिटी। समानता का अधिकार है क्या, सभी को समान अधिकार है पढ़ने का, मान लो कोई चाहे कोई किसी जाति या वर्ग का हो, उन्हें पढ़ने का या कोई भी धर्म अपनाने का समान अधिकार है। प्रजातंत्र के सभी महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, इनमें से सभी लोग कानून के समक्ष समान होते हैं। जाति, वर्ण, रंग, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर क्या है लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत में जनता को समानता का अधिकार है। जो भारत की जो जनता है, भारत के लोग हैं, उन्होंने क्या है समान इक्वलिटी का अधिकार है। सर्वव्यापी वैश्विक अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक समानता प्रदान की गई है। इस व्यवस्था में अंतर्गत सभी वैश्विक नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त किया गया है। प्रजातंत्र का उद्देश्य है सामाजिक न्याय दिलवाना, अमीरों और गरीबों के विद्यमान अंतर को कम करना। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, हर नागरिक को कोई भी कार्य करने का अधिकार है। वो अपन मान लो कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो पढ़ सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन उसको कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्रता का अधिकार प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि यह केवल किसी प्रजातांत्रिक राष्ट्र में ही पाया जाता है। संभाषण और भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने से ही कोई भी सामान्य नागरिक सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों की क्या है आलोचना कर सकता है। इसी स्वतंत्रता होने के कारण समाचार और अन्य संचार के साधन सरकार की सफलता और असफलताओं का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करते हैं। जो समाचार साधन होते हैं उसके द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, किस प्रकार का कार्य जो हमारी सरकार के अंदर चल रहा है, और उसे व्यक्त कर सकते हैं। लोग प्रजातंत्र में सभा का आयोजन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। प्रजातंत्र में लोग क्या है, अगर कोई परेशानी महसूस हो रही हो तो वह रैलियां निकालेंगे और वो क्या इकट्ठे एकजुट हो सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं और सार्वजनिक विषयों पर आंदोलन में हिस्सा वो ले सकते हैं। प्रजातंत्र न एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है बल्कि साथ ही अल्पसंख्यक बहुत अधिक संख्या में अधिकारों का हमारा संरक्षण करता है, हमें सुविधा प्राप्त करते हैं। उनकी संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहन प्रदान करता है, हम विवेक प्रदान करता है। किसी भी मतलब कोई कार्य अगर गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। वर्तमान समय में सरकार से किसी भी विषय पर सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी व्यक्तिगत रूप में प्रदान की गई है। अगर कोई व्यक्ति है किसी बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसका क्या है व्यक्तिगत अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्र प्रजातंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया, अधिकांश प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में संवैधानिक लिखित पत्र होते हैं जिनमें स्पष्ट रूप में सरकार की प्राकृतिक उनकी शक्तियों को निर्दिष्ट किया जाता है। सरकार के लिए शक्ति का स्रोत भी होते हैं। सरकार के 3 अंग मैंने आपसे बताया, विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और लोग अपने प्रतिनिधियों को विधायिका के लिए चुनते हैं। विधायिका देश के लिए कानून का निर्माण करती है। विधायिका के 1 अथवा 2 सदन हो सकते हैं। एक तो केंद्र विधायिका संसद से 2 सदन है, प्रथम लोकसभा और निचला सदन जो निचला सदन है, द्वितीय राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। किसी भी नए कानून का सुझाव प्रस्ताव कहलाता है। जब हम कोई नया कानून बनाते हैं, किसी कानून के अंदर हम बदलाव करवाना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रस्ताव। यह प्रस्ताव अथवा बिल किन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों को स्वीकृत हेतु रखा जाता है। मान ली 2 सदन के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश किया जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा इस पर साइन कर देते हैं तो उसके बाद क्या है, ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसके पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इस पर प्रस्ताव साइन कर देता है तो यह प्रस्ताव क्या है, कानून बन जाता है। अच्छा बच्चों, आज हम इतना ही रीड करेंगे। इस टॉपिक को मैं कल आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाऊंगी। आपको ज्योग्राफी में
3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और ये चैप्टर आपको घर जो भी मैंने आपको रीड करवाया है उसको घर पर रीड करके देखना है। थैंक यू क्लास।